हेलो दोस्तों, मैं शिवनंदन। आज हम लोग इस वीडियो में महाजनपद काल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा बीच के पूर्व के काल को हम लोग महाजनपद काल कहते हैं। महाजनपद का मतलब होता है जब प्राचीन काल में छोटे कबीले के लोग एक बड़े साम्राज्य का विस्तार किए हैं, उस काल को हम लोग महाजनपद काल कहते हैं। जिस काल में यानी कि 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के बीच में छोटे कबीले के लोग संगठित होकर एक बड़े विस्तार साम्राज्य के निर्माण किए, उस काल को हम लोग महाजनपद काल कहते हैं। इसमें हम लोग इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। पहला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए। सूची एक में महाजनपद दिए हुए हैं और सूची दो में राजधानी दिए हुए हैं। तो गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ होगी? तो गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ होगी? तो तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला। गंधार की राजधानी कहाँ होगी? तक्षशिला। सूरसेन की राजधानी कहाँ होगा? सूरसेन की राजधानी मथुरा। वत्स की राजधानी कहाँ होगी? तो कौशाम्बी, 2 नंबर। और कौशल की राजधानी कहाँ होगी? तो श्रावस्ती। यानी कि इस प्रश्न का आंसर होगा एक के होगा 1 नंबर। 1 के 4 नंबर। गंधार की राजधानी होगा तक्षशिला। सूरसेन की राजधानी कहाँ होगा? तो मथुरा। वत्स की राजधानी कहाँ होगा? तो कौशाम्बी। और कौशल की राजधानी कहाँ होगा? तो श्रावस्ती। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। हर्यक वंश के किस शासक को कुन्निक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुन्निक कहा जाता था? कुन्निक। इस प्रश्न का आंसर होगा 2 के 3 नंबर, अजातशत्रु। अजातशत्रु को हम लोग कुन्निक के नाम से जानते थे और अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक था। तीसरा प्रश्न देखेंगे, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 3 के 2 नंबर, उदीन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। चौथा प्रश्न देखेंगे, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था? शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। 4 नंबर प्रश्न का आंसर होगा कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। और कालाशोक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ और उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, 5वां प्रश्न देखेंगे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुआ था। सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? तो 323 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर 2 होगा, बेबीलोन में हुआ था। छठा प्रश्न हम लोग देखेंगे, सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु, पोरस को ही हम लोग पुरु के ही नाम से जानते हैं। तो सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 6 के 2 नंबर, झेलम नदी के दोनों तटों पर सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने पड़ाव डाला था। 7 नंबर प्रश्न का आंसर देखेंगे, किस प्रकार का मृद भांड यानी कि पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, उत्तरी काले
पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। 8 नंबर देखेंगे प्रश्न, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को हम लोग भोजक या ग्राम भोजक कहते थे। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम 9 नंबर प्रश्न के आंसर 1 होगा अवंतिका। 10 नंबर, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। 10 के 1 नंबर। 11 नंबर देखेंगे, ग्रीक या यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा जाता था? 11 के 4 नंबर, इसका आंसर होगा घनानंद। घनानंद को अग्रमीज या जेंडरमीज कहा जाता था। और किनके द्वारा कहा जाता था? तो ग्रीक या यूनानी लेखकों के द्वारा कहा जाता था घनानंद को अग्रमीज या जेंडरमीज। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ईरानियों के द्वारा। प्राचीन काल में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया था। 13 के 2 नंबर। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बना दिया था? ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत को हम लोग क्षत्रपी भी कहते थे, बनाया? इस प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, डेरियस या दायर बाहु फर्स्ट। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, हाइडेस्पस या वितस्ता, इसका आधुनिक नाम है झेलम, का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो हाइडेस्पेस या वितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था और इसका आधुनिक नाम झेलम है। किन किन के बीच हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। 16 के 1 नंबर। 17 नंबर देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर देखेंगे, बिंबिसार, एक सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। 17 नंबर में सूची 1 में शासक दिए हुए हैं और सूची 2 में वंश दिए हुए हैं। कौन सा शासक किस वंश से हम लोगों को मिलान करना है? तो बिंबिसार हर्यक वंश के शासक था। बिंबिसार हर्यक वंश के शासक था। 2 नंबर, कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक था। महापद्म नंद वंश के शासक थे। नंद वंश के शासक थे और बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे। तो ए का आंसर होगा 1 और बी का आंसर होगा 2 और सी का आंसर होगा 4 और डी का आंसर होगा 3। इसका आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अठारह नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद दिए हुए हैं और सूची 2 में आधुनिक क्षेत्र दिए हुए हैं। तो मगध महाजनपद किस आधुनिक क्षेत्र में आता था? तो मगध आता था पटना एवं गया में। 18 नंबर हम लोग मिलाएंगे। 18 नंबर, मगध आता था पटना और गया जिले के।
मगध महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र पटना व गया के जिले आते थे। वत्स आते थे इलाहाबाद। वत्स महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र इलाहाबाद है। और कौशल को आता था अवध और अवंती को आता था मालवा। इस प्रश्न का आंसर होगा 18 की 1 नंबर। मगध महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र पटना व गया के जिले थे। वत्स महाजनपद इलाहाबाद, कौशल महाजनपद के अवध और अवंती महाजनपद के मालवा। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज या राजगिरी। 19 नंबर प्रश्न का आंसर 3 होगा। 20 नंबर, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 20 के 3 नंबर, उदयन के द्वारा। उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 21 नंबर प्रश्न का आंसर देखेंगे हम लोग अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। बाईस नंबर, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? सिकंदर महान के समकालीन थे। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा घनानंद। घनानंद जो था सिकंदर के समकालीन था, यानी कि सिकंदर के शासनकाल के समय घनानंद थे। 23 नंबर देखेंगे हम लोग। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी पर हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? किस सदी में हुआ था? इस प्रश्न का आंसर देखेंगे हम लोग 23 के 2 नंबर, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला दिए हुए है, भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, और चौथा है वह एक अच्छा प्रशासक था। इस प्रश्न 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये सही है। दूसरा है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, यानी कि उनकी सेना को अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया गया था। तीसरा है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, यानी कि भारतीय शासक उसको सिकंदर को सहयोग किए थे। और चौथा है वो अच्छा एक प्रशासक था, वो अच्छा कुशल विद्वान शासक था। आगे देखेंगे हम लोग 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का पहचान कीजिए। सूची 1 में राजा दिए हुए हैं और सूची 2 में राज दिए हुए हैं। प्रघोत ए में है प्रघोत राजा किस राज से संबंधित हैं? इस प्रश्न का हम लोग आंसर देखेंगे। प्रघोत जो राजा थे वो अवंती के राजा थे। प्रघोत राजा जो थे अवंती राज से संबंधित है। उदयन कहाँ के थे? उदयन जो राजा थे उदयन जो राजा हैं वत्स से संबंधित है। वत्स। प्रसेनजीत को कहाँ थे? तो कौशल के थे। अजातशत्रु कहाँ के थे? तो मगध के थे। इस प्रश्न का होगा आंसर 1 का होगा 3 नंबर। 1 का 3 नंबर। उदयन कहाँ के थे? तो वत्स के थे, तो 2 के 2 नंबर। प्रसेनजीत कहाँ थे? तो कौशल के थे। प्रसेनजीत जो राजा थे वो कौशल से संबंधित थे, कौशल राज के थे। और अजातशत्रु कहाँ के थे? तो मगध के थे। इस प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर। 25 के 3 नंबर।
अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। किससे प्राप्त होता है? तो अभिलेखीय साक्ष्य से प्राप्त होता है। 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 कलिंग में। कलिंग में नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। 27 नंबर प्रश्न, पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन यानी कि जीत लिया था, अपने अधिकार में कर लिया था। वह शासक था 27 के 3 नंबर डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा थे अजातशत्रु, उनका किस गणराज्य के साथ युद्ध होता रहा था? तो वह बज्जी संघ वैशाली के अंतर्गत 28 के 1 नंबर। बज्जी संघ यानी कि वैशाली से हमेशा युद्ध होता रहा था। बज्जी संघ के 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल क्या होता था? एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा रहता था तथा महाशिला कंटक यानी कि पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था। 29 नंबर प्रश्न के आंसर देखेंगे हम लोग। 1 नंबर अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध राज के शासक थे। इन्होंने पहली बार रथ मुसल और महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था। महाशिला कंटक और रथ मुसल हथियार का प्रयोग सबसे पहले मगध राज के राजा अजातशत्रु ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 30 नंबर, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? भारत में सिक्का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर 600 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में सबसे पहली बार 600 ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन हुआ था। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? बुद्ध के समय में कौन कौन थे? अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, ये तीनों में से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर 1 और 3। अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ये है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहा का प्रयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। छठी सदी ईसा पूर्व में बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इस प्रश्न का आंसर 33 के 1 नंबर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। मगध सम्राट बिंबिसार मगध के राजा थे। अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 34 के 3 नंबर अवंती की राजा की चिकित्सा के लिए राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने भेजे थे। बिंबिसार मगध सम्राट के राजा थे। इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजे थे।
35 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? 35 नंबर प्रश्न का आंसर देखेंगे सी नंबर। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? तो शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। 36 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग का विलय, बिंबिसार मगध सम्राट के राजा थे, अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था बिंबिसार। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? इस प्रश्न का आंसर होगा 37 के 4 नंबर काशी। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो काशी का, यानी कि अवंती और वत्स को किए थे अपने राज्य में और काशी को नहीं किए थे। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 38 के 2 नंबर अजातशत्रु। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पहला देखेंगे, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। यह सही है। मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने किया था, यह सही है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने किया था, यह सही है। दूसरा, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक मतलब क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण किया था, ये भी सही है। गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। मगध साम्राज्य के 4 राजधानियां बनी, यानी कि गिरिब्रज को ही हम लोग राजगिरी कहते हैं। गिरिब्रज को ही हम राजगिरी कहते हैं। एक पाटलिपुत्र और वैशाली, ये भी सही है, मगध की राजधानियां बनी। चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। चौथा, इस प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर 39 का, यानी कि 39 नंबर प्रश्न में तीनों ऑप्शन ए बी सी सही है और डी में इनमें से कोई नहीं, तो चौथा इसका आंसर होगा। 40 नंबर, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? सिकंदर के आक्रमण के समय, सिकंदर जब उत्तर भारत पर आक्रमण किए थे तो उस समय किसका शासक था? तो नंद वंश का शासक था। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? यानी कि 6ठी ईसा पूर्व में कौन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर मगध। मगध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। बयालीस नंबर देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? 1 नंबर है खरोष्टी लिपि का प्रचार, दूसरा नंबर है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला के प्रचार, तीसरा है ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार और चौथा है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार। 42 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही है, यानी कि भारत पर जब ईरानी आक्रमण किए थे तब उनका प्रभाव हुआ था भारत पर। क्या हुआ था? पहला है खरोष्टी लिपि का प्रचार,
यानी कि जब ईरानी भारत पर आक्रमण किए थे उस समय खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ था। दूसरा है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला, यानी कि अभिलेख लिखने की कला का प्रचार हुआ था। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ था, यानी कि शासन प्रणाली का प्रचार प्रसार हुआ था। और घंटाकार का गुंबज का निर्माण घंटाकार का प्रचार हुआ था। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, यानी कि स्त्रियों की रक्षा के लिए रक्षक की नियुक्ति की गई थी। ये सभी 42 के सभी 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। तैंतालीस नंबर, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? पहला है इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। यह सही है। दूसरा है बी है इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। यह भी सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव 4 नंबर, यह नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा 4। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, यह गलत है। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो 44 नंबर प्रश्न का आंसर होगा मगध। पैंतालीस नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? 45 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बिम्बिसार। बिम्बिसार को सेनिया या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 46 नंबर 1 नंबर घना महापद्मनंद। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहते थे? तो महापद्मनंद को। डेरियस यानी कि दायर बाहु फर्स्ट ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्तीय भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो इसका आंसर होगा 47 के 1 नंबर 360 टैलेंट। 360 टैलेंट उसको प्राप्त होता था। 48 नंबर होगा। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन नहीं था? तो इसका आंसर होगा 48 के 4 नंबर हेरोडोटस। यानी कि सिकंदर के साथ निरियाकस आए थे, एनासी क्रीटिस आए थे और एरिस्टोबुलस आए थे। हेरोडोटस नहीं आए थे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 49 नंबर, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो 49 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सेरेस्टियन। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था सेरेस्टियन। गृहपति का अर्थ होता है, 50 नंबर प्रश्न होगा, गृहपति का अर्थ होगा तो 50 के 1 नंबर धनी किसान को गृहपति कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे। इक्यावन नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। सूची 1 में राजा दिए हुए हैं और सूची 2 में राज दिए हुए हैं। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था। अष्टकुलक राजा का हम लोग मिलाएंगे तो इसका आंसर 1 नंबर होगा परामर्शदायी संस्था।
महामात्र, महामात्र होगा उच्च कोटि के अधिकारी, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी। अष्टपुलक परामर्शदायी संस्था, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी। और बलि साधक, बलि साधक, बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। और शौल्किक शुल्काध्यक्ष मतलब शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। यानी कि ए के 1, बी के 2, सी के 3 और डी के 4 होगा। इस प्रश्न का आंसर 1 नंबर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इस प्रश्न का आंसर होगा 52 के 2 नंबर, अजातशत्रु। अजातशत्रु, अजातशत्रु राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या किया और अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? 53 के होगा 4 नंबर, लिच्छवियों के द्वारा। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। महाजनपद, सूची 1 में महाजनपद दिए हुए हैं और सूची 2 में राजधानी दिए हुए हैं। कुरु वंश की राजधानी कहाँ होगा? तो कुरु की होगा राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ होगा? तो इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पंचाल की होगा अहिच्छत्र, अहिच्छत्र, पंचाल की अहिच्छत्र। और कौशल के साकेत, कौशल महाजनपद के होगा साकेत और वत्स का होगा कौशाम्बी। कुरु के होगा इंद्रप्रस्थ, पंचाल के होगा अहिच्छत्र और कौशल के होगा साकेत और वत्स के होगा कौशाम्बी। इस नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 के 54 के बी नंबर। अगला देखेंगे हम लोग 55 नंबर, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। 55 के 1 नंबर, अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो कहाँ स्थित था? 56 के 2 नंबर होगा राजस्थान में। मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। 56 के 2 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा झेलम। 57 के 2 नंबर, झेलम को पहले वितस्ता के नाम से जानते थे। निम्नलिखित महाजनपदों में से गण संघ यानी कि अल्पतंत्र को पहचानिए। निम्नलिखित महाजनपदों में से गण संघ को पहचानिए। 58 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बज्जी। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।